हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, 19 फरवरी का आपका एग्जाम एसएसटी का होने वाला है। अगर आप एसएसटी में अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना होगा आपको। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं बिना टाइम बर्बाद किए आपका समय बिल्कुल भी बहुत कीमती समय को नष्ट किए हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बताइए। मानवकृत, पूर्ण प्रतियोग्य, अजैव, अचक्रीय। कौन बच्चे इसका उत्तर देगा? तो बाबू रे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्ण प्रतियोगिता। बिल्कुल इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आता है कि सुंदरबन जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में? बताइए। बताइए बच्चों, कौन बच्चे बताए? तो बाबू सुंदरबन जो है वो आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, पीली? बताइए कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो बाबू जलोढ़ जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस में? यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, खनिज के तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ? तो प्राकृतिक गैस जो है वो बाबू आपका कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर? तो तट रेखा के कितने किलोमीटर के क्षेत्र के सीमा का वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो 200 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न, सबसे घटिया कोयला कितने प्रकार का? मतलब देखिए, सबसे पहले कोयला चार प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। अगर आपसे पूछेगा सबसे घटिया कोयला कौन सा है तो आप क्या लगाइएगा? पीट। क्या लगाइएगा? पीट जो है सबसे घटिया कोयला है। जब ये जलता है तो सिर्फ और सिर्फ धुआं देता है और कुछ नहीं। ठीक है। आगे देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, नोड़ा बांध से? बताइए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है बाबू किससे? तो भाखड़ा नागल बांध से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधन के ग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, यह जो है बच्चों संसाधन के विदोहन से। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। मैं एक टीचर हूं और मुझे अंदाजा लगेगा कि आपका पढ़ाई कैसा रहेगा, कैसा चल रहा है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? बताइए बच्चों। तो कोयला जो है वो आपका कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद, जिसे उपयोग करने के बाद पुनः तुरंत जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या तो अगर किया भी जाए तो बड़े लंबे समय के बाद प्राप्त हो, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय जिसे उपयोग करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाए, जैसे जल, हवा, ये सब क्या नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए बच्चा, प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर? तो 10 नंबर की बात करें बाबू तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 12.5 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के अंदर तक जो है संपदा निहित होती है। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नरोड़ा बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। किस नदी के तट पर है? तो बताइए, उड़ीसा नदी के तट पर है। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? बताइए। पेट्रोल जो है वो किस प्रकार का? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, पर्वतीय, साल, रेगुर? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए बच्चों, रेगुर है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक जो है वो चरक को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब? सोपानी कृषि जो है वो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, जहाँ पर फूलों की घाटी भी ज्यादातर पाई जाती है। सोपान की कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। आगे देखिए बाबू, प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न कहाँ पर है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में?
तो 16 नंबर का अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो राजस्थान में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है बच्चों, राजस्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, और मृदा का विस्तार कहाँ पे मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। और प्लीज दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे की कोई क्लास ना छूट जाए। 17 नंबर का क्या होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है। हीराकुंड बांध बताइए, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे, कि प्रश्न है, निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। कोडरमा बताना है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, कोडरमा जो है बाबू, वो आपका अभ्रक से संबंधित है। किससे, अभ्रक से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न 20 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 70, 55, 60, 65। ये तो इजी प्रश्न है, कोई भी बता देगा 70%। ठीक है, आगे देखिए, हाँ इसका बता कर दिखाइए, इसका, हाँ इसका बता कर दिखाइए, तो जानू कि आप विद्यार्थी हो। बताइए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रेलिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। और जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइए कि क्या आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं। लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप ही बताइए कि टाइम क्या होगा। जो टाइम आपको मिलेगा वो टाइम में हम लाइव क्लास करवा देंगे। बताइए, इटली में वर्तमानी वर्तमान में महाद्वीप में आता है, कौन सा महाद्वीप आता है इटली वर्तमान में, तो याद रखना बच्चों, वो आपका किस में आता है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, इटली वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में आता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न बताइएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन का वंश पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जारसाई, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश या बुर्बो वंश। बताइए। तो 23 नंबर की बात करें तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि जर्मनी वर्तमान में कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये बताइए, जर्मनी कौन सा अंतर्गत है, तो जर्मनी भी यूरोप के अंतर्गत आता है बाबू। ठीक है, 24 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर, जाल वेरिन किस कैसी संस्था थी। बताइए, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों के। बाबू, मेरे से ज़्यादा समय कीमती आपका है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसलिए मैं बहुत कम समय में आपको बहुत बेटर तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है बिजनेसमैनों की, ठीक है, नहीं व्यापारियों की। जलवेरिन कैसी संस्था है, तो बाबू ये एक व्यापारियों की संस्था है। ठीक है, आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न, काउंट काबूर विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया। बताइए, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह प्रधानमंत्री। तो बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। काउंट कावूर विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है, पद पर। आगे देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताइए, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक्स हैंटरिया या डायट। तो मेजनी का संबंध जो है वो बाबू रे किससे था, तो वो आपका कार्बोनरी था। ठीक है, जितने मेरे भाई बहन बी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सबका सही गया बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है कि फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में, सेडावो में, फ्रैंकफर्ट में, साइडान में। तो बताइए बाबू, देखिए सेट, अगर आपसे पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1871 में हुई थी। ठीक है, समझ गए। आपसे पूछा फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो आपको सेडॉन में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एड्रिनोपोल की संधि कब हुई थी। बताइए, ये मैंने आपको बताया, एड्रिनोपोल की संधि कब हुई थी, 1829, 1828, 1830, 1931। तो बाबू रे इसका जो 29 का होगा 1829 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। बताइए, 1820, 1821, 1920, 1823। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा नेपल्स की क्रांति जो है वो आपका 1821 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में से किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। बाबू देखिए 7 गो पड़ोसी देश है भारत में। आपको मैं बता दूं एक ट्रिक है, बचपन में बीए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत में कितने पड़ोसी देश है, तो आप बचपन में बीए याद रखिएगा। इससे क्या होगा, देखिए बी से हो जाएगा, ब से बांग्लादेश, च से चीन, ठीक है, प से पाकिस्तान, ठीक है, न से नेपाल बाबू, ठीक है,
म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, तो बचपन में बी ए याद रखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से नेपाल, अच्छा प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, ए से अफगानिस्तान। 7 गो पड़ोसी देश है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखना बाबू, इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है पड़ोसी देश हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बांग्लादेश में। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है तो बाबू प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा चल रहा है स्टडी और पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लग रहा है। 32 नंबर का बताइए, इनमें से कौन सी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का क्या होगा? तो बाबू ए ऑप्शन से हो जाएगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 33 नंबर, भारत भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। भारत की आर्थिक व्यवस्था बताना है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था आपकी मिश्रित व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? मिश्रित। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। ऐसा कौन सा देश है जहां पर समाजवादी का अर्थव्यवस्था है? तो यह जो है आपका रसिया यानी रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए 35 नंबर, सम्यक विकास की प्रक्रिया का संबंधित है किससे? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। सम्यक विकास प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा यह आपका सभी वर्ग से है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न, गरीबी कैंसर किस रोग की तरह है? यह किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी कैंसर की तरह है ये कहा था किसने? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू रे याद रखना, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्रथम क्षेत्र आप याद रखिएगा, प्रथम क्षेत्र में क्या आता है कि तो कृषि आ जाता है बाबू, कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, लेकिन द्वितीयक में उद्योग आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में अगर पूछे कि तृतीय क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, ठीक है, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 38 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए, नेशनल डेवलपमेंट कांग्रेस का गठन कब हुआ था? बताइए। तो इसकी जो कमेटी का गठन जो हुआ था ये आपका 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर, किस अर्थव्यवस्था क्या है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति निजी संस्था का अधिकार रहता है? प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का आधिकारिक रहता है? बताइए किसका अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, या मिश्रितवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर की अगर बात करें तो ए ऑप्शन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो उत्पादन के साधनों पर या फिर किसी व्यक्ति निजी संस्थानों पर अधिकार रहता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो इसका जो कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच में, ये जो इसका कार्यकाल था पंचवर्षीय। आगे देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा। सुनामी जो है वो आपदा विनाशकारी जो है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। प्रश्न है कि ये क्या प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, अक्टूबर नवंबर में जो है क्या होता है, चक्रवात बहुत भयानक होता है। आगे देखिए, प्रश्न है कि बाबू इसका क्या कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवादी, भूकंप। आतंकवादी जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, तो प्राकृतिक कैसे हो गया? आगे देखिए, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? बताइए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, या इनमें से सभी। तो 44 नंबर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा किए जा सकते हैं। आगे देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, या बाढ़। बताइए।
तो बाबू इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओजोन परत का क्षरण, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, बताइए। भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, या किसी प्राकृतिक आपदाओं में दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किए जाना, या स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। 47 नंबर की बात करें तो प्राकृतिक आपदा दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किए जाना ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, कि नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण करना चाहिए, कि नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए, कि नदी के दोनों ओर घनी आबादी बसाना चाहिए, क्या होगा। तो अगर हम बात करें 48 नंबर का, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, नदी के दोनों तट पर हमें तटबंध का निर्माण यानी बांधों का निर्माण करना चाहिए। 49 नंबर देखते हैं, प्रश्न है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो सूखा का क्षेत्र माना जाता है। 50 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन अधिक प्रभावित करता है, बताइए। कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। बाबू अगर क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप क्या करिए, जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पे मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हम क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, हमको पीडीएफ दे दीजिए। आपको मैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आपका एग्जाम और अच्छे से तैयारी चलेगा। ठीक है, और अपने जैसे भाई बहन सभी के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। हर घर में अक्की गुरु क्लासेस होना चाहिए, हर घर का बच्चा अक्की गुरु क्लासेस से पढ़ा रहना चाहिए। पूरा जोड़ तोड़ से हम तैयारी करवा रहे हैं बाबू। ठीक है, ये मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आपने साथ दिया तो आगे बहुत दूर तक लेके जाएंगे। 10th 11th 12th सब की क्लास कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है बाबू, तो ये अभी तो 10th चल रहा है, जल्दी आपको 12th का बैच भी मिलेगा देखने को न्यू सीजन से। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा भूस्खलन का अधिक प्रभावित करता है, तो कश्मीर और उत्तराखंड जो है वो अधिक प्रभावित करता है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी रही, पढ़ाने का तरीका क्या है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से मिल सके। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, आप सभी बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, माता पिता आपकी बहुत तरक्की करें, उनका नाम शोहरत आप अपने माता पिता का नाम खूब ऊंचा करें, खूब ऊंचा करें, और अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय बिहार बच्चों।